नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, कुंभ में लाखों का जमावड़ा, लेकिन मरकज में नमाज पर सरकार को आपत्ति। कोरोना का कहर, सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की स्थगित। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप जारी, 61% डबल म्यूटेंट के केस मिले। पंजाब में दूसरी बार लोगों को हो रहा कोरोना, सरकार की चिंता बढ़ी। शिवराज सरकार का फर्जीवाड़ा, कोरोना से हो रही मौतों को कम बताया। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। निवेदन ये है कि सत्यहिंदी.com पत्रकारों की संस्था है। वो किसी कारपोरेट से पैसे नहीं लेती और ना ही सरकार से कोई उम्मीद रखती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हमारे दर्शकों से योगदान की अपेक्षा रखें, उनसे कहें कि वो आर्थिक मदद करें हमारी, ताकि हम सत्य हिंदी को और भी बेहतर तरीके से उनके लिए आकार दे सकें और अच्छी रिपोर्टें आपको उपलब्ध करा सकें। हमारी उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। हमारी जो सदस्यता योजना है उसमें हिस्सा लेंगे, आप उसके सदस्य बनेंगे। दूसरी हमारी गुजारिश ये है कि हमारा सत्य हिंदी का ऐप आप तुरंत डाउनलोड कर दें, या तो प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के साथ दिया गया डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक मौजूद है। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। देश में कोरोना प्रकोप के बीच जहां हरिद्वार में हो रहे कुंभ में लाखों लोग जुट रहे हैं, उसकी तरफ से आंखें फिराकर सरकार दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। दरअसल रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज में नमाज अदा करने को लेकर केंद्र सरकार ने एक दिन पहले सशर्त इजाजत देने पर सहमति जताई थी, लेकिन मंगलवार को उसने कह दिया कि राजधानी में नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा आपदा प्रबंधन का नियम कुंभ मेले पर लागू नहीं होना चाहिए? नहीं होता है। दिल्ली के निजामुद्दीन का ये मरकज है जो पिछले साल मार्च से बंद है। इस पर पिछले साल तबलीगी जमात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब किसी अन्य धार्मिक पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं की संख्या तय नहीं है तो मस्जिद में भी एक निश्चित संख्या की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि 200 लोगों की सूची स्वीकार्य नहीं है। बता दें, केंद्र ने कहा था कि मरकज में नमाज अदा करने वालों की संख्या अधिकतम 200 होनी चाहिए, जो पुलिस द्वारा सत्यापित लोग हों, और एक समय में 20 लोग ही मरकज परिसर में जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कुंभ मेले की तुलना मरकज से नहीं की जा सकती है। उनका कहना है कि चूंकि मरकज बंद दीवारों के अंदर हो रहा है और कुंभ खुले में हो रहा है, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन तीरथ सिंह रावत के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो कितने विद्वान हैं और किस तरह के वक्तव्य दे चुके हैं, जिनका आज के समय से, आज के विज्ञान से और ज्ञान से कोई दूर का नाता नहीं रहता है। वैसे तीरथ सिंह रावत का ज्ञान से ही नाता नहीं है, इसलिए उनसे इस तरह के बयानों की आप अपेक्षा कर सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि गंगा का पानी पवित्र है। हम सब मानते हैं कि हमारी तमाम नदियां गंगा समेत सारी पवित्र हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो प्रदूषण से ग्रस्त हैं, और फिर कोरोना का गंगा के पानी से कोई संबंध नहीं है। वो संक्रामक रोग है जो फैल सकता है। तो एक कुंभ का मेला है जहां लाखों लोग डुबकियां लगा रहे हैं, रोज लाखों लोग पहुंच रहे हैं। उसकी तरफ से केंद्र सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं, राज्य सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं, और यहाँ पर आपदा प्रबंधन का कोई मामला उन्हें नजर नहीं आ रहा है। खुलेआम चल रहा है। इस पर आपत्तियां जताई जा रही हैं, चिंताएं जताई जा रही हैं, लेकिन तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, केंद्र सरकार के नेता हैं, राज्य सरकार के नेता हैं, वो इसके बचाव करने में लगे हुए हैं। ये जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है और इससे कोई कोरोना महामारी नहीं फैलेगी, जबकि 2 दिन में ही 1000 से ज़्यादा कोरोना के मामले वहाँ पर मिल चुके हैं। तो ये दोहरा रवैया है कि मरकज़ में जहाँ इस तरह की आशंका बहुत कम है, बहुत कम लोग जुटने वाले हैं, उसमें आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं क्योंकि वो मुस्लिम धर्मों का
मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों का स्थान है, मस्जिद है, वहाँ पर वो नमाज अदा करना चाहते हैं और ये रमज़ान का महीना है। हम ये कहते हैं कि जो भी आप नियम कानून बनाएं वो सारे धर्मों पर बराबरी से लागू करें। अगर आपदा प्रबंधन में ये ज़रूरी है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लोग इकट्ठे ना हो, तो चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, हर जगह रोक लगाई जाए। ना ही किसी तरह का आयोजन हो, चाहे वो कुंभ मेले का हो। और पिछले साल भर में हमने देश भर में ऐसे बहुत सारे धार्मिक आयोजन देखे हैं जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ी है। तब केंद्र सरकार को और उन बीजेपी शासित राज्यों को इसकी चिंता नहीं हुई कि इससे संक्रमण फैलता है, आपदा प्रबंधन नियमों का जो है उल्लंघन है। लेकिन जब भी बात मुसलमानों की आती है तो केंद्र सरकार का ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो सामने आ जाता है, उसका पाखंड सामने आ जाता है, उसका भेदभावपूर्ण रवैया सामने आ जाता है। और इस मामले में अदालत ने उसे ठीक ही पकड़ा है कि ये 200 की संख्या जो उसने इसमें बांध दी है वो भी पुलिस तय करेगी, वो भी एक बार में 20 लोग ही जा सकेंगे। ये सब कुछ इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि दूसरी जगह आप इस तरह के नियम लागू नहीं कर रहे हो। अगर इस तरह के नियम सब जगह लागू हों तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपत्ति केवल पक्षपातपूर्ण रवैये का है जो धर्मों के बीच केंद्र सरकार और बहुत सारी राज्य सरकारें कर रही हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस मुद्दे को लेकर बुधवार को एक वर्चुअल बैठक हुई जिसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और अहम अफसरों ने भाग लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर तैयार किया जाएगा और इस क्राइटेरिया को सीबीएसई का बोर्ड तैयार करेगा। अगर कोई छात्र इस क्राइटेरिया के आधार पर दिए गए नंबरों से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे परीक्षाओं के लायक हालात बनने पर परीक्षा में बैठने का मौका भी दिया जाएगा। निशंक ने कहा कि 1 जून 2021 को स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद अगर 12वीं की परीक्षा कराने वाले हालात बनते हैं तो परीक्षा शुरू करने से 15 दिन पहले छात्रों को नोटिस भेजा जाएगा। बता दें कि परीक्षाएं टालने के लिए शैक्षणिक जगत के साथ साथ राजनीतिक दलों की ओर से भी लगातार मांग की जा रही थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सरकार से इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की थी। तो 2-3 बातें हैं। पहली बात तो जिस पैमाने पर कोरोना फैल रहा है उसको देखते हुए ये फैसला सरकार पहले भी कर सकती थी। पहले ही बहुत सारे शिक्षाविदों ने और राजनीतिक दलों ने कहा था कि ये परीक्षाएं आयोजित करने का सही समय नहीं है। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि ये परीक्षाएं रद्द कर दी जानी चाहिए क्योंकि 6 लाख बच्चों को एक साथ एक दिन बैठाकर एग्ज़ाम करवाना ये बहुत ही इस समय एक विस्फोटक काम हो सकता है क्योंकि इससे संक्रमण बड़ी तेजी से बच्चों में फैल सकता है। तो इस तरह की इवेंट, इस तरह के आयोजन जो सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं, ऐसे मौके पर करवाना ठीक नहीं होगा और इसको अभी तक अनदेखा कर रही थी। दूसरी बात यह है कि इस तरह के फैसले आमतौर पर शिक्षा मंत्री के स्तर के लोग ले लेते हैं, लेकिन हर कोई भी थोड़ा भी महत्वपूर्ण फैसला होता है उसमें प्रधानमंत्री अपना क्रेडिट लेने ज़रूर पहुंच जाते हैं और उन्होंने आनन फानन में तमाम शिक्षा मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक कर दी और उसके बाद ऐलान कर दिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं या रद्द की जाती हैं। सवाल उठता है कि क्या ज़रूरी है कि अपने ही मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्रियों को बौना बताया जाए, उनको निकम्मा साबित किया जाए? क्या वो ये फैसले नहीं ले सकते हैं? क्या वो इन फैसलों की घोषणा नहीं कर सकते हैं? इस मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में क्या किसी मंत्री की कोई हैसियत है भी या नहीं है? वो अपने से कोई घोषणा, कोई फैसला कर सकता है, नहीं कर सकता है? इस घटना के बाद लगता है कि ये और पुष्टि हो जाती है। हमें पहले भी इस तरह के हमें देखने को मिले हो, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे दूसरे मंत्रालय संभालने वाले लोग हों, उनके मंत्रालयों के कामकाज या घोषणाएं या फैसले पीएमओ कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आमतौर पर वही टेलीविज़न पर आकर घोषणाएं करते हैं। तो ये एक इस सरकार के चरित्र पर भी एक टिप्पणी है। कुल मिलाकर ये ज़रूरी फैसला था, अच्छा फैसला है। इस समय बच्चे
इस तरह का एग्ज़ाम देने की स्थिति में नहीं है, ना ही इनका आयोजन किया जा सकता है और ना किया जाना चाहिए। जब थोड़ा सा नियंत्रित हो जाए, कोरोना पर नियंत्रण पा लिया जाए, तब ये आयोजन किया जा सकता है। तब तक के लिए रुकना ही बेहतर होगा। इस लिहाज से ये फैसला सही है। अगली खबर लेते हैं। महाराष्ट्र देश में सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्य है। यहाँ 15 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले दूसरे राज्यों की अपेक्षा काफी तेजी से क्यों फैल रहे हैं। वैसे तो इसका स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण डबल म्यूटेंट हो सकता है। जांच किए गए सैंपल में से 61% मामलों में डबल म्यूटेंट के संक्रमण का मामला सामने आया है। डबल म्यूटेंट का सीधा मतलब यह है कि इसमें कोरोना के 2 तरह के वायरस हैं। 24 मार्च को केंद्र सरकार ने कहा था कि देश में एक नए किस्म का कोरोना वायरस पाया गया है। डबल म्यूटेंट इसका नाम दिया गया था। इससे संक्रमित लोग देश के 18 राज्यों में पाए गए हैं। तब कहा गया था कि 15% सैंपल में डबल म्यूटेंट मिला था। नए किस्म के कोरोना के रूप में तब तक यूके स्ट्रेन या वेरिएंट, दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन और ब्राजीलियन स्ट्रेन जैसे नाम आ रहे थे, लेकिन भारत में डबल म्यूटेंट के संक्रमण का मामला सामने आया है और ये महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर फैल चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना का जो प्रकोप है, जो विकरालता है, उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है। लेकिन जो महाराष्ट्र में स्थितियां हैं वो बहुत ही भयावह बन गई हैं। बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया। रेलवे ने घोषणा की है, अपील की है कि लोग रेलवे स्टेशन पर न आए, लेकिन हजारों की तादाद में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोग रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं और दूसरे मार्गों से भी वो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये मिनी लॉकडाउन तो लगा ही दिया गया है। अब ये आशंका है कि कहीं पूरा लॉकडाउन न लगा दिया जाए। मिनी लॉकडाउन की वजह से लोगों के कामकाज बंद हो गए हैं, वो बेरोजगार हो गए, उनके खाने पीने का संकट पैदा हो गया है, इसलिए वो अपने घर की तरफ पलायन करने लगे हैं। और अगर ये लॉकडाउन का सिलसिला लंबा चला तो उनके लिए हालात खराब हो सकते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकार ने इन स्थितियों की पूर्व कल्पना करके, पूर्वानुमान लगाकर इनका कोई इंतजाम करने के बारे में, इनको आश्वस्त करने का और इन्हें खाने पीने का इंतजाम करने के बारे में कोई व्यवस्था की है। इस वजह से ये अफरा तफरी का माहौल है। ये भी देखने में आ रहा है कि जो इलाज और की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही है। तो इसकी कई वजह हैं, जिसमें से एक बड़ी वजह तो ये है कि पूरे देश में पब्लिक हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तबाह हो चुका है। पिछले 30-40 सालों में ख़ास तौर पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। पिछली सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया और वर्तमान सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। तो जितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की है वो नहीं किया गया है, बल्कि प्राइवेट क्षेत्र के को इसमें मौका दे दिया गया है, जो कि लूट खसोट के लिए आमतौर पर आता है। और उसने इस पूरे कोरोना के काल में किसी तरह का सहयोग इससे निपटने में नहीं दिया है। वो अपने उसी लूट खसोट वाले अंदाज में काम करता रहा है। तो ये एक सबक भी है और आने वाले दिनों में पता नहीं हमारी सरकारें इससे कुछ सीखेंगी या नहीं सीखेंगी। अभी तक तो लगा है नहीं सीखा है, क्योंकि जब पिछले साल मार्च में आया था तब भी वही हालात थे, वही उसी तरह से सरकार काम कर रही थी और 1 साल का जो समय मिला उसमें भी सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं किए हैं। तो ये दुखद स्थिति है। अगली खबर लेते हैं। पंजाब में कोरोना से हालात खस्ता हाल हो गए हैं। यहाँ कुल कोरोना संक्रमण के मामलों में 70-80% यूके वेरिएंट, यूके मतलब ब्रिटेन में जिस तरह का पाया जाता है वो यहाँ मिल रहा है। दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा गठित कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर विश्व मोहन का कहना है कि ये यूके वेरिएंट युवाओं के लिए अधिक घातक साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को ये दूसरी बारी हो रहा है, जिससे कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इन लोगों को कोई और बीमारी भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि लुधियाना के एक युवा डॉक्टर को दूसरी बार कोरोना हो गया, जबकि वो इस बार वैक्सीन की दोनों डोज भी ले चुका था। हालांकि डॉक्टर विश्व ने यह भी कहा कि चूंकि डॉक्टर ने वैक्सीन ले ली थी इसलिए ये अधिक घातक साबित नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन संक्रमण की गंभीरता को कम करने में मदद करता है। तो
लगभग 7-8 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित हैं। उनमें से एक पंजाब है और पंजाब में ये यूके का वेरिएंट मिल रहा है। जो ब्रिटेन में जिस तरह जो कोरोना वायरस है वो यहाँ मिल रहा है। शायद ब्रिटेन और पंजाब के बीच में जो रिश्ते हैं, बहुत सारे पंजाबी ब्रिटेन में रहते हैं, उनका आना जाना हुआ होगा, इसलिए ज़्यादा ये यहाँ पर पंजाब में दिख रहा है और ये बहुत घातक माना जा रहा है, ख़ासतौर पर युवाओं के लिए, और युवाओं की मौतें भी हो रही हैं। ये भी देखने की बात है कि जिन्हें पहले हो चुका है कोरोना, उन्हें भी दोबारा से हो रहा है। तो ये एक और ख़तरनाक स्थिति है जो कि जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसके लिए नई चुनौती खड़ा कर रहा है। क्योंकि जो यहाँ तक कि जिन्हें वैक्सीन लग गई है, टीके लग गए हैं, उनको भी कोरोना हो रहा है। हालांकि ये भी सही है कि जिन्हें वैक्सीन लग गई है कोरोना की, वो ज़्यादा सुरक्षित हैं, उनके लिए कोरोना उतना घातक नहीं साबित हो रहा है। लेकिन ये यूके वेरिएंट की जो घातकता है वो बहुत ज़्यादा है और युवाओं पर मार कर रही है। पंजाब पहले ही परेशान है कोरोना के संक्रमण से। अब ये जो नई चुनौती आई है, इससे कैसे निपटेगा, ये देखने की बात है। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि ये राज्यों के स्तर पर इस तरह की चुनौतियों से निपटना अपने दम पर कठिन काम होता है। तो केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। और अब लेंगे आज की अंतिम खबर। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ चुके हैं। राज्य के श्मशान घाटों से विचलित करने वाली खबरें आ रही हैं। श्मशानों पर अंतिम संस्कार के लिए कतारें लग रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के चलते जान गंवाने वालों लोगों के आंकड़ों में गड़बड़ी करने के आरोप लग रहे हैं। भोपाल के भदभदा श्मशान घाट में सोमवार को कोरोना से मरने वाले 37 लोगों के शव आए थे। वहीं राज्य सरकार ने सोमवार को बताया कि पूरे राज्य में कोरोना वायरस के चलते इतनी मौतें हुई हैं, जिसके चलते इन आंकड़ों से सरकार की पोल खुल गई। यानी केवल भोपाल के एक श्मशान में 37 शव आए थे और राज्य सरकार कह रही है कि पूरे प्रदेश भर में 37 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों के मौतों के आंकड़ों में गड़बड़ियां मिली हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 8 अप्रैल को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 41 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि पूरे राज्य में उस दिन कोरोना वायरस की वजह से कुल 27 लोगों की मौतें हुई हैं। इसी प्रकार 9 अप्रैल को भोपाल में 35 शवों का अंतिम संस्कार किया गया था, जबकि सरकार ने कहा कि पूरे राज्य में केवल 23 लोगों की मौत हुई है। 10 अप्रैल को केवल भोपाल में 56 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकार ने अपने आंकड़ों में दिखाया कि उस दिन पूरे राज्य में कोरोना वायरस से केवल 24 लोगों की मौतें हुई हैं। हालांकि राज्य सरकार ने आंकड़ों में गड़बड़ी करने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले एक दिन में 9,000 के करीब मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश के हालात पहले से ही खराब थे। मध्य प्रदेश की सरकार झूठ पर झूठ बोल रही थी, वो आंकड़ों पर पर्देदारी कर रही थी, आंकड़ों को छिपा रही थी और कम आंकड़े दिखा रही थी। और हमारे पास और तमाम तरह की रिपोर्टें आ रही थी लगातार कि मध्य प्रदेश में अधिकारियों को कहा गया है कि वो कोरोना के मामलों की संख्या कम बताएं, यानी जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनकी भी संख्या कम बताएं और उससे जो मौतें हो रही हैं उनको भी कम बताएं, बल्कि उनको दूसरे वजहों से मौतों में दिखाएं, यानी वो कोरोना से नहीं मरे हैं, वो किसी दूसरी बीमारी की वजह से मरे हैं। तो ये फर्जीवाड़ा शिवराज सिंह की सरकार में पिछले साल भर से लगातार चल रहा है और ये बार बार पोल पट्टी खुलती रही। ये जो आंकड़े अभी मैंने आपको बताए, ये और भी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किस तरह की घालमेल शिवराज सरकार कर रही है, किस तरह की झूठी तस्वीर दिखा रही है, लोगों को भ्रम में रख रही है, पूरे देश को गुमराह कर रही है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम सही आंकड़ों पर नज़र रखें, सही उसके आंकड़े हमारे सामने होंगे, तभी हम उस स्तर पर उससे निपटने के लिए कार्रवाई कर सकेंगे। लोगों को गुमराह करना, धोखे में रखना, इससे ये होता है कि उन्हें भी लगता है कि अभी तो हालात सामान्य है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है, प्रदेश भर में 25-30 लोग मर गए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये केवल भोपाल के आंकड़े हैं और पूरे प्रदेश के आंकड़े सैकड़ों में हो सकते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। लेकिन ये झूठों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार है, झूठ बोलकर सरकार बनाने वालों की सरकार है, इसलिए ये संभव है और ये होता रहेगा।
तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं फिर हाजिर होता हूँ कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।